नमस्कार, मैं हूँ पूजा पुनेठा और आज के इस सत्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दैनिक जागरण द्वारा हिंदी है हम अभियान के अंतर्गत आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम ऑनलाइन सानिध्य के अंतर्गत इस सत्र का आयोजन कर रहे हैं और आज के सत्र का विषय है महिला और प्रकाशन। चूंकि हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं और हमें अब भी ऐसा लगता है कि महिलाएं और पुरुष बराबरी के का मुकाम हासिल कर पा रही हैं, लेकिन अब भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पुरुषों का वर्चस्व कायम है। लेखन और प्रकाशन ऐसे ही दो क्षेत्र हैं। महिलाएं लिख रही हैं, बहुत ज्यादा लिख रही हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी स्त्री लेखन को कोमलता, स्त्री विमर्श, घर गृहस्थी और इन सब चीजों के साथ बांध दिया जाता है, यानी कि उनके लेखन के क्षेत्र को संकुचित कर दिया जाता है। वहीं पुरुष जब लिखता है तो ये माना जाता है कि वो दुनिया में एक क्रांति लेकर आएगा, वो समाज के बदलने के लिए लिखेगा, वो पॉलिटिकल विषयों पे लिखेगा। ऐसा ही धारणा शायद प्रकाशन के क्षेत्र को लेकर भी रहती है कि यहाँ पर भी पुरुषों का वर्चस्व है। महिलाएं जब आएंगी तो उन्हें ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें कि एक किताब को संवार कर उसको पाठकों के दुलार के लिए पहुंचाया जाता है। लेकिन आज हम जिन 3 मेहमानों से आपका परिचय कराने वाले हैं, उन 3 मेहमानों ने प्रकाशन के क्षेत्र में ना सिर्फ कदम रखा है, बल्कि सारी भ्रांति, सारी धारणाओं को तोड़ डाला है और वो लगातार इस क्षेत्र में नए आयाम हासिल कर रही हैं। और मैं उनका परिचय कराती हूँ। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगी मीरा जौहरी जी का। मीरा जौहरी जी राजपाल एंड सन्स प्रकाशन से जुड़ी हुई हैं। ये प्रकाशन 115 साल पुराना है और कई बड़ी किताबें यहाँ से हम तक पहुंची हैं। मीरा जी 15 सालों से इस समूह को संभाल रही हैं, इस प्रकाशन का कार्यभार संभाल रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद पूजा जी। हमारे साथ दूसरी मेहमान जुड़ी हैं नीता गुप्ता जी। नीता गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीता गुप्ता जी यात्रा बुक्स प्रकाशन समूह को संभालती हैं और यात्रा बुक्स का मेन फोकस ट्रांसलेशन है, यानी कि भारतीय किताबों को जो भारतीय भाषाओं में हैं उनको इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में या अन्य विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट करके विश्व स्तर पर पहुंचाना और विदेशी भाषाओं की किताबों को हिंदी और भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करके भारतीय पाठकों तक पहुंचाना। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पूजा। थैंक यू सो मच। और आज सबसे युवा प्रकाशक अदिति महेश्वरी गोयल, ये वाणी प्रकाशन समूह से जुड़ी हुई हैं और वहां की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कॉपीराइट और अनुवाद को हेड कर रही हैं। और अदिति के बारे में बताना चाहूंगी कि अभी पिछले कुछ सालों में लगभग इन्होंने 800 किताबें पब्लिश की है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अदिति, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पूजा। थैंक यू सो मच। आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जब आप इस समूह में आई या प्रकाशन के क्षेत्र में आए तो क्या क्या मुश्किल रही, क्या क्या परेशानियां रही और इन परेशानियों को दूर करते हुए कैसे आपने इस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया। मीरा जी, आपसे मैं सबसे पहले आपकी इस यात्रा के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका अनुभव ज्यादा रहा है। कैसे इस क्षेत्र ने आपको चुना या आप इस क्षेत्र में आई, कैसे रहा तब से लेके अब तक की यात्रा, क्योंकि उस वक्त शायद मुश्किलें ज्यादा होती थी। आपका सवाल का उत्तर ये है कि इस प्रकाशन क्षेत्र ने ही मुझे चुना, क्योंकि मैं ऐसे परिवार में जन्मी जहाँ प्रकाशन और किताबों से बहुत जुड़ाव था। तो जब मैं पली बड़ी हुई तो किताबों से घिरे हुए लेखक घर आते थे अमूमन, और उनका आना जाना एक बहुत रूटीन बात थी। तो उस माहौल में बड़े होते होते बहुत स्वाभाविक था कि किताबों से जुड़ाव था। फिर एक लंबे अरसे तक कंसल्टिंग करने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि प्रकाशन की दुनिया को फॉर्मली ज्वाइन किया जाए। तो करीबन 15-18 साल हो चुके जब से मैं हूँ इसमें। और अगर महिला के रूप में देखा जाए
तो ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हमारा जो समाज है बिल्कुल पितृ सत्र है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जहां कभी आपको भूलने नहीं दिया जाता कि आप पहले महिला हैं, फिर आप कोई व्यक्ति या नागरिक हैं। और ऐसा ही अनुभव हुआ जब मैं राजपालन संघ के मैंने कार्यालय ज्वाइन किया, तो उस समय मैं पहली महिला थी जो उस क्षेत्र में आई, और महिलाओं के लिए वॉशरूम तक नहीं था। तो फिर वो, क्योंकि कोई महिला ही नहीं थी, तो फिर सबसे पहला तो ये काम हुआ कि एक वॉशरूम क्रिएट किया गया, और उसके बाद धीरे धीरे कई महिलाएं जुड़ी और जुड़ती गई हैं। अगर मैं इस चीज को महिला के रूप से देखूं तो एक चीज मैं बहुत इस चीज है कि इतने लंबे अरसे में मैंने कुछ ऐसा नहीं अनुभव किया जो कि एक महिला होकर एक डिसएडवांटेज रहा हो। प्रकाशन की दुनिया में कुछ ऐसा नहीं रहा। केवल एक आध जगह लगता है कि शायद पुरुष होना इसमें फायदेमंद रहते हैं। वो ऐसा है कि हम कहते हैं ना कि बहुत सारे बिजनेस डील्स गोल्फ कोर्स पे स्ट्राइक होते हैं, या शाम को ओवर ड्रिंक्स बात होती है, वहां पे एक जरूर थोड़ी सी सीमा है या संकोच है कि उस माहौल में जब कोई दोस्तों की महफिल जमती है, उसमें आप अगर भाग लेते हैं तो एक उसमें एक दिक्कत आती है। अपने लेवल पे इतनी नहीं जितने कि लोग आपको उसमें कैसे नजरिए में देखेंगे। इसके अतिरिक्त मेरा ये ख्याल है कि कोई मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ, अप्रिय अनुभव, जो इस बात को कहे कि एक महिला होना प्रकाशन की दुनिया में एक कठिन काम है। तो मेरी छात्र अवस्था थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब हम डीटीसी बस ट्रैवल करते थे, तो दिन रात ये महसूस होता था, और एक इसका एक चैलेंज था कि आप एक लड़की हो, एक महिला हो, इससे कैसे डील करोगे इस सिचुएशन से, ईव टीजिंग से लेके कोई आपके ऊपर सेक्सुअल कमेंट्स कर रहे हैं या कुछ। लेकिन यहाँ पे नहीं अनुभव हुआ। पर इसको मैं एक चीज बात कहना चाहूंगी कि ये हो सकता है मेरा अनुभव हो, क्योंकि मैं एक बड़े प्रिविलेज पोजीशन से बोल रही हूँ कि जहां भी मैं गई राजपाल की प्रतिष्ठा और नाम मेरे साथ गई, तो वो एक किस्म से एक मेरा कवच रहा है। पर हो सकता है किसी और महिला ने जो अपने अकेले उसने अपना ये प्रकाशन शुरू किया हो, संभव है कि उसके अनुभव इतने मधुर ना हो जो मेरे हैं। लेकिन कभी कभी तो लगता है कि खासकर किसी एक वर्ग से डील करने से, भाई अगर होते तो हम भी इस समय बैठ के और बिजनेस की बातें कर सकते, पर वो एक छोटा हिस्सा है। ओवरऑल मुझे कुछ ऐसा नहीं महसूस हुआ। अब मैं जाती हूँ मीरा जी की तरफ। सॉरी माफ कीजिएगा, नीता जी की तरफ। नीता जी, आप अपनी चुनौतियों के बारे में हमें बताएं। जब आपने प्रकाशक के तौर पे इस समूह को, इस क्षेत्र को ज्वाइन किया, तो आपकी क्या क्या मुश्किलात रही? वो कुछ इतर थी, क्योंकि मीरा जी ने बताया कि उनको ये पैतृक व्यवसाय के रूप में मिला। आपके लिए क्या कुछ है? बहुत अच्छा लगा मीरा जी का सुनकर कि जब वो बता रही थी कि बाथरूम तक नहीं था। आई थिंक इट्स समथिंग अमेजिंग। द स्टोरी दैट शी शेयर्ड इज अमेजिंग. It reminded me of some of these Hollywood films जहाँ पे वो when they were the first scientists, the first women scientists working with NASA, working in an environment जहाँ उनको भी ये सुविधाएं नहीं मिली थी. So I think she brings a kind of the aspect which is the patriarchal aspect to this whole discussion. जहाँ तक हमारा सवाल है, जहाँ तक मेरा खासतौर से अनुवाद से जो संबंधित मेरा जो क्षेत्र है, तो हमारा जो यात्रा बुक्स नमिता गोखले और मैंने मिलके शुरू की ये संस्था, और उससे पहले जो मेरा अनुभव जो था वो अनुवाद के क्षेत्र से जुड़ा था. एक मैगजीन की एडिटर थी मैं. अनुवाद नामक एक क्वार्टरली जर्नल है जिसमें अनुवाद से जुड़े हुए कई मुद्दों पे बातें हो रही थी, और उसको हमने सोचा था कि उसको बढ़ा के, क्योंकि हमारे ऑलरेडी इतने सारे
बड़ी अच्छे कॉन्टैक्ट से, बड़े अच्छे एडिटर्स, ट्रांसलेटर्स से ऑलरेडी संपर्क एक तरह से जुड़ा हुआ था। उसको हमने सोचा कि इसको एक बड़े स्तर पे लेके चलें और एक अनुवाद से पर केंद्रित एक इम्प्रिंट इस तरह का शुरू करें, जिससे एक ये यात्रा बुक्स की शुरुआत हमारी वहां से हुई। मेरे ख्याल से जो हमारे शुरू के जो साल थे, कई चीजें हमने सीखी, किस तरह की किताबें इस क्षेत्र में एक तरह से जो सक्सेसफुल बुक्स और जो किताबें जो पॉपुलर लिटरेचर या मार्केट साइज, इन चीज़ों का हमें धीरे धीरे ज्ञान हुआ। हम जब यहाँ मैंने इस प्रकाशन के क्षेत्र में हम जब आए, उस समय हमने ये सब नहीं सोचा था। सच में जो मार्केटिंग और कई चीजें होती हैं जिसमें कि एक सॉलिड आपको you need somebody with a business sense, not just creative minds, जो हम लोग अपना बहुत क्रिएटिव और बहुत पैशन उस पे हम लेके उतरे थे। तो जो शुरुआत की जो हमारी जो टीम जो हमने बनाई, वो इत्तेफाक से इट वाज अ वुमेन ओरिएंटेड टीम। आई एम नॉट सेइंग वी आर अ फेमिनिस्ट पब्लिशर, लेकिन एक टीम ऐसी हमारे साथ जुड़ती चली गई। और मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि हम ये पैट्रियार्कल उसकी बात कर रहे हैं, तो एक तरह से यात्रा बुक का पूरा जो टीम हमारा था, वो सारा इट वाज अ वुमन ओरिएंट, चाहे वो एडमिन पर्सन हो, चाहे वो एडिटर्स हो, चाहे प्रूफ रीडिंग का काम हो, चाहे प्रोडक्शन का काम हो, हर तरह से हम एक वुमेन उसके एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी उस समय कि अ नंबर ऑफ दोज वुमेन were stepping out of their homes for the first time. They were the first generation of women to start working outside of the home. All of them were, either दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे, अपना भाषा उसमें जैसे हिंदी डिपार्टमेंट से या कोई कहीं से था, लेकिन सब के सब अपने परिवार में वो पहली महिला थी जो घर से निकल के और नौकरी करने निकली। एंड आई थिंक एक तरह से उनको भी एक ये लगा कि वुमन बॉस मेड देम फील कंफर्टेबल। आई थिंक, ये मेरा अपना अनुमान है, उनसे आप अलग से पूछ लीजिएगा कि मैं कितनी अच्छी या बुरी थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक हमारा एक स्पेशल एक तरह से जो एक बॉन्डिंग जो हमारी सबकी ऑफिस में, कि हम खूब चहक रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कोई डांट रहा है, इतना चिल्ला रहे हो, काम कैसे होता है, तुम लोग बस चिची बात कर, लेकिन हमारा काम ही शब्दों का है, और काम ही हमारा नए शब्दों को समझना, नए जो सोच है उसको समझना, उसको अपने काम में उतारना, कि जो नई फ्रेजेस जो यंग जनरेशन किस तरह से बात करती है, फिल्मों में क्या हुआ, इन सब से हमारा काम जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो हमने एटमॉस्फेयर एक क्रिएट किया, एक अपनी एक जगह जो हमने खुद पाई, वो आई थिंक इट केम फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल ऑफ अस वुमेन वर्किंग टुगेदर। और हमारे जैसे मुझे याद है जो सबसे पहले एक एडिटर हमारे साथ जो जुड़ी थी, वो पहले दिन जब इंटरव्यू के लिए आए, उन्होंने कहा कि अगर मेरी अभी शादी हुई है तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अभी बेबी नहीं करूंगी। 3 महीने के अंदर वो प्रेग्नेंट हो गई। तो उन्होंने कहा अब आप मुझे निकाल तो नहीं देंगी? मैंने कहा नहीं, मैं आपको निकाल लूंगी नहीं, आप काम करते रहिए एज लॉन्ग एज योर जैसे अब ऑनलाइन सभी इस साल कोई ऑफिस नहीं जा पाया, सभी ऑनलाइन। मैंने कहा एज लॉन्ग एज तुम कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे मुझे अपना काम बेचती रहो। तो इन चीजों का फायदा हमें भी मिला कि इंटरनेट जनरेशन के पब्लिशर्स हैं हम, ऑलरेडी वो चीजों का जो फायदा हमें मिला, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा एक अनुभव जो हमारे पिछले 15 सालों की जो यात्रा में जो मुझे महसूस हुआ, मैं बस शेयर करना चाहती थी कि इट कैन बी अ लॉट ऑफ फन। जी, अब बारी आती है आदिति जी की। आदिति, आपके बारे में मैं पढ़ रही थी कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी, और फिर अचानक से आपको लगा कि नहीं, इस प्रोफेशन में यानी कि प्रकाशन के क्षेत्र में आया जाए। क्योंकि मंशा ये रहती है, अभिलाषा ये रहती है, और हम जीवन में कभी कभी तय करते हैं कि हमें इस मुकाम पे जाना है, लेकिन उस मुकाम से अलग हटकर जब कोई हम एक नई मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो क्या मुश्किल होती है, क्या क्या बारीकियां सीखनी पड़ती हैं, किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो आप हमें बताएं।
पूजा जी, किसी भी चुनौती को समझने के लिए, मतलब अपनी वर्तमान परिस्थिति को समझने के लिए अपने इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी होना हमें जरूरी होता है। जी, तो मुझे बनना सच में न्यूरोसर्जन था, लेकिन धीरे धीरे जब ये समझ आया कि वाणी में दरअसल हो क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं रुझान इस तरफ बढ़ता चला गया। दरअसल आज हम वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ये बातचीत कर रहे हैं, तो हिंदी प्रकाशन में महिलाओं का बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है। आप क्योंकि मुझे इससे पहले डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन जितना मैंने समझा है, हमारे पास शीला सिंधु जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो जिन्होंने इतनी मजबूत नींव रखी इतने बड़े प्रकाशन की, और अकेली महिला थी, साथ में उन्होंने बोर्ड बनाया अपना, और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्मरण अभी वर्तमान के प्रतिमान के अंक में छपा है, जो उनकी ही बेटी ने, तानी भार्गव जी ने लिपिबद्ध किया है। तो उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि किस तरह से एक विशेष विचारधारा के लोगों ने उनको बॉयकॉट किया, और कैसे उनके लिए काम करना मुश्किल कर दिया गया था। और वो समस्याएं, सच कहूं तो आज भी मीरा जी, नीता जी सब जानती हैं कि ये विचारधाराओं के खेल में आज भी महिलाएं बहुत बुरी तरीके से इस ट्रेड में फंस जाती हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि अगर नामवर जी, अमृतलाल नागर जी और महादेवी वर्मा जी जैसे बड़े साहित्यकारों का उनको साथ ना मिलता, जो उनकी जो उनके कौशल को, उनकी प्रतिभा को समझते और उसको सराहते भी, उनको उनका पूरा छांव थी उनके साथ में, तो वो शायद इस पूरे प्रोफेशन में इतनी लंबी पारी न खेल पाते। तो शी वॉज अ वेरी क्वालिफाइड वुमन, शी इज अ वेरी क्वालिफाइड वुमन, एंड वो उस जमाने में उन्होंने चाइना से एमफिल किया, और बहुत इंटरनेशनल डिग्रीज और एक्सपोजर था उनके पास। ये मैं 60s की बात कर रही हूँ, 50s की बात कर रही हूँ। तो वहां से जो कहानी शुरू होती है हमारे सामने, और आज जब 2020 में, 21 में हमें शीला जी का संस्मरण जो तत्काल अभी लिखा हुआ है पढ़ने को मिलता है, तो सच में मैं अगर अपनी परिस्थिति कंपेयर करती हूँ तो मुझे कहीं से कुछ बदलाव बहुत ज्यादा नजर नहीं आता, क्योंकि यही विशेष विचारधारा के लोग आज भी हमें उसी प्रकार से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे घेरने की कोशिश करते हैं। और अगर कुछ ना मिले तो अंत में बस यही कह देते हैं कि इतनी प्रतिष्ठित संस्था आपको सजी सजाई मिली है, तो क्या आप इसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करेंगी। माने आलम ये है कि अब अगर कोई मुझे ये सोशल मीडिया पे कह के तंज मारता है, तो मुझे मालूम है कि उस व्यक्ति को ब्लॉक कर देना है, क्योंकि उसका ऑफेंस इतना, उसका हर प्रकार का अटैक इतना वीक है कि वो अल्टीमेटली जेंडर पे उतर आया है, और अल्टीमेटली इनहेरिटेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे उतर आया है। मतलब उसके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, इतना कमजोर पक्ष है वो। तो बात अगर शीला जी से शुरू होती है, तो मैं अपनी खुद की दादी श्रीमती शिरोमणि देवी के एग्जाम्पल देखती हूँ, जो क्योंकि हमारे दादाजी 42 के थे और पीएचडी उनको मिलने वाली थी, और वो स्वर सिधार गए, और उनके जाने के बाद हमारी दादी ने अपने पियर का रुख नहीं किया। उन्होंने दिल्ली में रह के वाणी प्रकाशन के साथ स्ट्रगल करी, और बहुत सालों तक इस पूरी संस्था को पाला पोसा, और इसके साथ एक पूरी जनरेशन खड़ी करी, जो बहुत मेहनत के साथ पूरी प्रकाशन प्रणाली को जिन्होंने समझा, उसके साथ चले। फिर मेरे पास एग्जाम्पल आता है मीरा जी की जनरेशन का, जो आज भी उनके मार्केटिंग आइडियाज, एडिटोरियल आइडियाज का सिक्का पूरा ट्रेड मानता है, और हम सभी के लिए एक लिविंग लेजेंड है मीरा जी। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से प्रतिबद्ध रहती हैं किताबों के लिए, लेखकों के लिए। और उसके बाद नीता जी, नमिता जी, उर्वशी भुटालिया जी, और आप ये समझिए कि आज अगर मैं अपने प्रॉब्लम्स या प्रिविलेजेस की बात करती हूँ, तो मुझे ये कहना बहुत जरूरी है, कहना ही होगा कि इन सभी महिलाओं की वजह से मैं पब्लिशर कहलाती हूँ, मैं पब्लिशरेस नहीं कहलाती हूँ। मेरे पास ये चैलेंज नहीं है कि मुझे अपना जेंडर या अपने प्रोफेशन के बीच में एक जद्दोजहद, एक्टर एक्ट्रेस, पोएट पोएटेस के बीच में आज भी झगड़ा चल रहा है। लेकिन इन सभी मजबूत महिलाओं की वजह से हमारी पीढ़ी को पब्लिशर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम हर वुमेन्स डे पे ये बात मैं
बहुत तहे दिल से, आदर से, सम्मान से याद करती हूँ कि कितनी विषम परिस्थितियों में, जैसे मीरा जी ने कहा कि कई चीजें ऐसे इन अ मैन्स क्लब, यू नो, द थिंग्स गेट सॉर्टेड ओवर ड्रिंक्स और ओवर गेम ऑफ गोल्फ, वेराज हमारे पास चाहे पब्लिशर हूँ, अभी पिछले ही दिनों बहुत सीनियर पॉलिटिशियन के साथ मेरी कुछ बातचीत हुई और मैंने उनसे समझना चाहा कि मैम आप शी 67, तो आज की तारीख में भी आप इतनी सक्रिय हैं एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सीट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो आप आज की तारीख में भी आप कैसे सारा सब कुछ मैनेज करते हैं, बिकॉज एंड यू नो एट दिस एज ऑल्सो शी सेड, यू नो बेटा, पब्लिक परसेप्शन अबाउट वुमेन इज द ओनली बिगेस्ट लायबिलिटी वी हैव, अदरवाइज वी आर नॉट than any man on the ground. लेकिन मुझे पता है कि मैं बहुत लेट नाइट डिनर्स नहीं कर सकती, मुझे पता है कि सारी सरकारें जो कॉकटेल्स पे बनती बिगड़ती हैं, मैं उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं रख सकती अपना। मुझे पता है कि मुझे अपना पब्लिक परसेप्शन, अपने परिवार के बारे में पब्लिक परसेप्शन बहुत ध्यान से लेके आगे बढ़ना होता है। तो ये सारी चीजें और इतनी प्रतिष्ठित परिवार से वो खुद हैं, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, प्रकाशन नहीं, शायद महिलाओं के सामने हर क्षेत्र में ये परेशानी है। मीडिया में आप इतनी सक्रिय रही हैं और मैं जानती हूँ कि ये सारी समस्याएं, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी मित्र मीडिया क्षेत्र से हैं और बहुत उम्दा काम कर रही हैं भारतीय भाषाओं में, लेकिन उनके सामने ये समस्याएं हमारी एक जैसी। सो आई थिंक इट्स, मुझे लेकिन लगता है कि बहुत धीरे धीरे सही, लेकिन बदलाव बहुत जल्दी हमारे सामने कुछ मध्यम कदम रखते हुए आ रहा है। यूं आ रहा है कि जब हमारे पिता को लीडरशिप के बारे में सोचना होता है, नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप के बारे में, तो उनके पास बहुत डाउट्स नहीं होते दिमाग में, उन्हें लगता है कि ठीक है, एजुकेशन हो गई, दे आर केपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर मैं जैसे कि मीरा जी ने कहा कि हमारे पास एक ब्रांड नेम है, जैसे कि नीता जी ने कहा कि हमारे पास एक कॉर्पस, एक कैमराडरी बन गई, लेकिन जहां तक अगर मैं बात करूं उन महिलाओं की जो प्रकाशन को जिन्होंने परिवार से नहीं पाया है या जो अपना करियर बनाने की क्षेत्र में आई है, तो बहुत गर्व के साथ कहती हूँ आज की वाणी में मैटरनिटी लीव, पेड मैटरनिटी लीव दी जाती है और इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जहां मोर देन 50% ऑफ द वर्कफोर्स इज वुमेन। हालांकि इसके बारे में उर्वशी बुटालिया जी ने एक बहुत बड़े सेमिनार में ये कहा था दैट दिस इज नॉट अ हेल्दी इंडिकेटर ऑफ एन इंडस्ट्री, जहां पर आपको ये लगता है कि महिलाएं बहुत ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, बिकॉज then there is a huge interpretation about the secondary breadwinner and the overall GDP that is a contribution. So that's a huge theory that she was talking about. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना पाना जहां पर मेरे पिताजी और मेरी माँ पिछले 31 साल से साथ में काम कर रहे हैं और हमारी दादी ने रन छोड़ा नहीं और डटी रही दादाजी के बाद भी बहुत सालों तक, और पूरा संभाला उन्होंने बिजनेस विदाउट एनी एक्सपर्टीज, विदाउट एनी MBA एट दैट। तो मुझे लगता है कि वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। अदिति, आपने बताया कि परिवार का और आपके साथियों का लगातार सहयोग मिलता रहता है और इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ते रहते हैं। क्या महिला बॉस होने के नाते कहीं कुछ मेल ईगो आड़े आता है, तो लगता है कि ये एक तसल चल रही है, इस चीज से कैसे निपटा जाए, तो इसमें कोई आप तीनों का कुछ अनुभव रहा हो? मैं मीरा जी से जानना चाहूंगी कि मेल ईगो आड़े की आने की वजह से कभी कुछ काम रुका हो या उस पे कोई बाधा आई हो, कुछ ऐसा अनुभव आप हमारे साथ साझा करें। देखिए, अगर आपकी अप्रोच बिल्कुल प्रोफेशनल रहेगी, जहां आप जेंडर के आधार पे कोई चीज नहीं असेस करेंगे, बल्कि बिल्कुल काम से जो रिलेटेड है, जो काम की क्वालिटी है, काम का आउटपुट है, तब मुझे लगता है कि ये इशू एक किस्म से नहीं उभरता। ये उभरता है जो मेल ईगो ज्यादा, जहाँ पे थोड़ी सी इल डिफाइंड सा रिलेशनशिप होता है, जहां आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है, जहां आप बहुत
स्पष्ट हैं कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, और अगर आपने वो एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियरली डिफाइन की हुई है, और आप जो आपके एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, उनमें आप कोई फर्क नहीं रखते। ये बहुत जरूरी है कि महिला एम्प्लॉय है तो आप उसके साथ हर रोज बैठ के चाय पिए, और जो आपका मेल एम्प्लॉय है उससे ना आप करें, वो नहीं करना। अगर आप सबको एक बराबर, एक समानता से करेंगे, और प्रोफेशनली आप इस चीज को डील करिए, क्योंकि देखिए ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, ना कोई इसमें पर्सनल चीज आनी की नहीं गुंजाइश है, और आती भी है तो उसको किनारे कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर अपनी क्लैरिटी हो कि भाई ये प्रोफेशन है, प्रोफेशनल अप्रोच है, और इसमें जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कोई विमेन्स रेसलिंग और मेंस रेसलिंग नहीं कर रहे कि जिसमें हमको अलग अलग वेट्स या कैटेगरीज करनी। ये एक काम है जो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी और आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है, जहाँ जेंडर का कोई रोल नहीं है किसी प्रकार से। तो मुझे लगता है ये समस्या हो भी सकती है कि शुरू में लगता होगा लोगों को कि कम छोटी उम्र से है, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, अब हमको इनको रिपोर्ट करना है, जरूर महसूस हुआ होगा। लेकिन और वो हुआ होगा तो कहीं सामने उन्होंने प्रकट नहीं किया मेरे सामने, पीछे जरूर बातें होती होंगी, ऑफिस ग्रेपवाइन तो होती ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका बर्ताव कैसा है, आप कैसे डील करते हैं। जी। नीता जी, आपसे एक सवाल कि जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि एक्चुअली ऑफिस में जी जी, जी जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि कई बार ऐसा ज्यादातर माना जाता है कि लेखन के क्षेत्र में पुरुष लेखन ज्यादा बेहतर है, यानी कि वो ज्यादा विस्तृत रूप में लिखते हैं, महिलाओं का जो लेखन है वो संकुचित है। ऐसे में एक महिला प्रकाशक होने के नाते आपकी क्या भूमिका रहती है? क्या आप महिला लेखकों को प्रमोट करते हैं या उनके प्रति कोई विशेष सहानुभूति? नहीं पूजा, एक्चुअली मैं समझाना चाहती थी कि हमारा जो काम है वो ज्यादातर अनुवाद का काम है, तो उसमें क्या जी होता है जी कि फिर हम ये नहीं देखते हैं कि whether it's a male writer or female writer, we see if the book is worth getting translated। तो कमीशन वो किताब होती है जो इंटरेस्टिंग हो, और एक ऑब्वियसली थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को, पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि जो बिके या जो पॉपुलर या उसमें चले, जो पाठकों के उसमें लोकप्रिय हो, वो हमारे जो मार्कर्स जो हमारे लिए हैं, लोकप्रियता या उसका जो या प्रीवियस जैसे ओरिजिनल लैंग्वेज में जो सेल्स हुए, वो हमारे मार्कर्स हैं। तो एक तरह से उसमें जेंडर का डिफरेंशिएशन हो नहीं पाता, हम किताब की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। और अनुवादक जब हम काम करते हैं तो ऑब्वियसली स्त्री अनुवाद, मैंने बोथ मेन एंड वुमेन ट्रांसलेटर्स के साथ उतने ही आसानी से हमारी डीलिंग्स होती है, क्योंकि नॉर्मली इट्स अ रिमोट लोकेशन, कोई हमारे ऑफिस में तो काम करता नहीं है, रिमोट लोकेशन, कोई बॉम्बे स्थित है, कोई कहीं पुणे में है, कोई हैदराबाद में है। तो हमारी जो इंटरेक्शंस जो हैं ट्रांसलेटर्स के साथ ज्यादातर ऑनलाइन ही होती हैं या फोन पे होती हैं, और जब इस तरह का संपर्क बना रहता है उसमें एक अच्छा एक वो काम की चाल पे डिपेंड करता है, आपके डिलीवरीज, आपके सबमिशंस सही से हो रहे हैं, यू नॉर्मली एंड अप हैविंग very good working relationships with people like that। जहाँ पे आपके काम डिलीवर नहीं हो रहा है या जो एक वो रैपो नहीं बनता, तो then you just, so it doesn't matter if it's a man or a woman, as long as they deliver। I feel professionalism and that when you're looking at working relationships with people, मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मेल कोलीग्स या women translators या उनमें कोई फर्क कभी भी नहीं। एंड आई थिंक मीरा जी जो ऑफिस पर्सपेक्टिव से जो मीरा जी ने बताया, इट वाज वेरी वेल सेड। हमारे अपने ऑफिस में ये एप्लीकेबल है नहीं, इट्स नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हम सब महिलाएं हैं, और हम सब जैसा मैंने बताया देयर इज अ काइंड ऑफ इक्वल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप दैट वी ऑल शेयर। तो आई थिंक ये चीजें धीरे धीरे थोड़ा सा डाइल्यूट मेरे ख्याल से होने लगी हैं।
एटीट्यूड बहुत जरूरी है कि आपका अपना एटीट्यूड क्या है इसको लेके, एंड आई थिंक देन द रेस्ट ऑफ इट बिकम्स इजी टू। और शायद एज फैक्टर भी, क्योंकि मेरी एज ऐसी है कि मुझे वो झगड़े की उस पे, मैं अभी उस एज पे नहीं हूँ जब मुझे किसी चीज पे अभी एक लेवल ऑफ अचीवमेंट हो चुका है, मुझे एक सेटिस्फैक्शन है, एक कॉन्फिडेंस है। सो आई थिंक ऑल दैट एड्स टू फीलिंग बैड या नॉट फीलिंग बैड अबाउट सर्टन थिंग्स, या किसी ने कुछ कहा हो उसका बुरा मानना, वो सब चीजें फिर वो छूटने लगती हैं। सो आई थिंक दैट प्रॉब्ली हेल्प्स इन डीलिंग विद द सिचुएशन। अदिति, आप पब्लिशर हैं, ये सवाल मैंने नीता जी से पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या चूंकि महिलाओं के लेखन को लेकर अभी भी पाठक गंभीर नहीं है, उन्हें लगता है कि महिलाएं अभी भी संकुचित क्षेत्र या कुछ गिने चुने विषयों पे लगती हैं, तो आपकी भूमिका यहाँ पर क्या है? आप किस तरीके से मतलब कि ये बताना कि नहीं, महिलाएं सिर्फ इसी कुछ विषयों तक सीमित नहीं है, वो एक विस्तृत क्षेत्र में लिख रही हैं, हर विषय पे लिख रही हैं। आप अपनी भूमिका बताएं आपका। देखिए, स्त्री विमर्श बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र है साहित्य में, और वो बहुत आदरपूर्ण तरीके से समाज में पढ़ा, जांचा और आलोचना की कसौटी पे तौला भी जाता है, क्योंकि भारतीय भाषाओं में स्त्री विमर्श का बहुत विस्तार लगभग 150 साल से रहा ही है। अगर मैं उससे पुरानी भी बात करूं तो तमिल भाषा में संतवाणी के नाम से जो हमने जैसे 11 किताबों की सीरीज निकाली, उसमें आड़वार संतों में महिला परंपरा की इतनी बड़ी भूमिका दिखाई है। 10वीं और 11वीं शताब्दी से वो तैयार हो रही हैं वो भजन, कि आप उसमें देखेंगी कि महिलाएं मंदिर में सिर्फ प्रभु अर्चना में ही तल्लीन नहीं है, वो समाज पर भी कटाक्ष कर रही हैं। वहीं पर आप अगर माधव हाड़ा की मीराबाई पर के ऊपर एक पूरा काउंटर डिस्कोर्स, अगर मीरा वर्सेस मीरा जो हिंदी में पचरंग चोला बहन सकीरी के नाम से प्रकाशित हुआ देखेंगे, तो वो स्थापित करते हैं कि महिलाएं सिर्फ मंदिर में भजन करने वाली एक जो उनकी आकृति बना दी गई समाज में, मानस में, वो दरअसल एक बहुत ही रिडक्टिव और इंपीरियल क्रिटिसिज्म, मतलब स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म का रिजल्ट। कहने का मतलब ये है कि भारतीय मानस में स्त्री विमर्श को लेकर बहुत उदार और बहुत ही स्वागत उत्तेजक एक परंपरा रही है। यहाँ पर अगर आप बंग महिला की वो कविताएं देखें, या फिर कंटेस्टेड है दरअसल कि वो दरअसल वो महिला ने ही लिखी या पुरुष ने लिखी, लेकिन माना ये जाता है कि अगर आप उस 8वीं या 9वीं शताब्दी की भी कविताओं में जाएं भारतीय भाषा में, तो बहुत उदार रहा है। अब बात करते हैं समकालीन परिप्रेक्ष्य की। यहाँ पर अब तो हम बात जेंडर फ्लूइडिटी की कर रहे हैं, अब तो हम LGBTQ+ की एक डिस्कोर्स पर आ गए हैं, जहाँ पर हम एक यूनिवर्सल फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक फीमेल एडिटर और पब्लिशर होने के नाते हम परसेप्टिव ज्यादा होते हैं। जैसे एक बहुत यंग लेखक मुझे मिली 2 साल पहले एक साहित्य उत्सव में, और जैसा कि हम सबसे मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं, तो मैंने उनसे भी हाथ मिलाया, और हाथ मिलाया तो इतना खुरदुरा हाथ कि मुझे लगा कि या तो कुछ स्किन प्रॉब्लम है, या कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, या कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का केस है कि इतना खुरदुरा हाथ किसी का। और अच्छे खासे घर से दिख रही थी, अच्छे मुझे लगा कि हेल्दी है महिला। तो थोड़ा उनके ऊपर रिसर्च करनी शुरू करी, मैं तब तक उनको नहीं जानती थी, और जब सोशल मीडिया पे उनको फॉलो करना शुरू किया तो जाना कि वो दरअसल किसान है और एमटेक करी हुई लड़की हैं, और उनके पति भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं हॉर्टिकल्चर में, और वो दोनों मिलकर किसानी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। और वहां से उनसे यूं ही बातचीत शुरू हुई और पता लगा कि एक लड़की का किसान होना और उसका डॉक्यूमेंटेशन होना कितना जरूरी है, कि व्हाट इट मीन्स टू बी अ वुमन ऑन अ फील्ड, educated woman to be there on the field and to talk about the women rights। और वहां से किताब उपजी ओरे किसान, जिसकी लेखिका है अंकिता जैन।
उनकी जी। पहली पुस्तकें मीरा जौहरी जी ने प्रकाशित की हैं। और फिर जब मैंने ये डिस्कवर किया अंकिता की जिंदगी को, तो मैंने जो मीरा जी ने किताब प्रकाशित की मैंने वो भी मंगवाई और मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहां से मैंने उनको एक प्रपोजल भेजा कि क्यों ना आपके जीवन पर एक किताब तैयार की जाए। तो धीरे धीरे उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया, फिर उसने किताब का रूप धारण कर लिया और अब वो किताब 6 हफ्तों तक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट सेक्शन में अमेज़न में नंबर 1 और वो हिंदी की इकलौती किताब थी टॉप 15 में। तो इस तरीके से मुझे लगता है आई थिंक एज फीमेल एडिटर्स एंड पब्लिशर्स वी आर आल्सो वेरी परसेप्टिव कि कुछ अगर मिल जाए तो हम पीछे पड़ जाते हैं और फिर उसके पास से हम कहानियां ढूंढने लगते हैं और फिर हम जोड़ लेते हैं सबको साथ में। यहाँ पर एक छोटा सा एनेक्डोट ये भी है पूजा जी कि जी। महिला पाठकों की भी तादाद पिछले 20 वर्षों में बहुत बढ़ी है। जी। ये बात 2012 की है, पटना पुस्तक मेले की, जहाँ बहुत ही शिद्दत से लोग किताबें खरीदने आते हैं। मतलब पटना पुस्तक मेला एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े प्यार से साल भर लोग अखबारों की और मैगजीन्स की कटिंग इकट्ठे करते हैं कि उन्हें ये किताबें अच्छी लगी और पुस्तक मेले का इंतजार करते हैं, उन फाइल्स के साथ आते हैं और फिर किताबों के डिस्काउंट्स पे नेगोशिएट करते हैं हर स्टॉल पर और बड़े प्यार से नेगोशिएट करते हैं। तो पटना पुस्तक मेले में 2012 में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और मैं स्टॉल पर ही थी, सबको सबसे मिलजुल रही थी। तो वहाँ एक कपल आए, अच्छे मिडिल क्लास लग रहे थे और उन पति आगे आगे थे और पत्नी पीछे पीछे थी, जैसे अधिकांश होता है। तो पत्नी ने एक लज्जा की कॉपी उठाई तस्लीमा नसरीन की। तो पति ने देखा तस्लीमा नसरीन और उनके पीछे उनका बायोडेटा था जिसमें वो बांग्लादेश से निकासित और ये सब चीजें लिखी हुई थी और एंड शी हैड अ काइंड ऑफ अ सोशल रेप्यूटेशन जहां पर लगा कि बहुत विद्रोहिणी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रख दो, ये अच्छी नहीं है किताब। वो जो घूमी फिरी वो फिर से आ रही पलट रही है, टेढ़ा देख रही है, इधर देख रही है, लेकिन पति ने वो किताब खरीदने नहीं दी। मुझे लगा कि अगर वो किताब किसी तरीके से उस तक पहुंच जाए तो शी माइट जस्ट एंड अप रीडिंग इट बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। तो किसी तरीके से एक दफ्तर के रनर के साथ वो किताब उन तक भिजवाई। उन्होंने उसको बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे ख्याल से 125 रुपए की थी या कुछ थी। तो वो लड़का मेरे पास भाग के आया कि दीदी उनके पास पैसे नहीं है। मैं बोला पैसे मत ले, इसको थैले में डाल दे। तो वो थैले में डाल दी गई और आप विश्वास करेंगे 3-4 महीने बाद एक पोस्ट कार्ड आता है मेरे पास, दरभंगा से आता है, जिसमें वो लिखती हैं कि बहुत त्रुटियां थी भाषा में लेकिन वो जरूरी नहीं है यहाँ। उनका ये कहने का मतलब था कि 4 पीढ़ियों पहले वो बांग्लादेश थी और जीनोसाइड में कहीं ना कहीं उनके पिता या ताऊ से जो उनके पूर्वज थे उनके साइड के वो उस नरसंहार का में बलि चढ़े और बांग्लादेश छोड़कर भागकर आए थे वो लोग और बंगाल में सेटल हो गए थे। बांग्लादेश पढ़कर मैं वो किताब खरीदना चाहती थी, आपने दे दी, बहुत धन्यवाद, ये मुझे पढ़ के बहुत अच्छी लगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि उस एक किताब के बाद उस महिला ने कोई और किताब भी जरूर जीवन में उठाई होगी और शायद वो पुस्तक मेले में फिर भी आई होंगी, शायद उनसे मुलाकात नहीं हुई होगी, लेकिन एक कहानी तो शुरू हो गई। So I think the female participation in the world of intellectual world has also grown, and it's through women like us who have always come together to, push this tendency in any way we can, and to nurture it in any way we can. मेरा अगला सवाल मीरा जी से है। मीरा जी, कभी ऐसा होता है कि कोई पुरुष समूह का, कुछ ही पुरुष लेखकों के समूह का कोई दबाव रहे कि ये किताब आपको छापनी है या ये किताब किसी खास लेखक की आपको नहीं छापनी है? कभी कुछ ऐसी सिचुएशन रही है, कुछ इस तरीके से आपने कभी डील किया है? और देखिए, जब ऐसा है आपका किसी लेखक के साथ रिश्ता बनता है तो लेखक का भी होता है एक्सपेक्टेशन कि मेरी हर किताब आप छापेंगे। जी। अब वो आपके मतलब जो आपका प्रोग्राम है, जो आपकी सोच है उससे मिलती है या नहीं मिलती, या कई बार आपको लगता है कि ये किताब
नहीं छापनी चाहिए, तो एक तो बात है कि हमेशा मना करना कठिन काम है जी क्योंकि जब आप कोई चीज मना करते हैं तो उसकी एक संभावना है कि वो मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा कि आप कोई एरोगेंट हो रहे हैं या आप मेरे को नहीं समझते कि मैं कितना बड़ा लेखक हूँ। तो इसमें ये है कि आप अपने जो आपका एक आंकने का एक आउटलुक है, हर प्रकाशक हर किताब को अपनी उससे देखते हैं, चश्मे से। आदिति अलग से देखेगी, कोई और होगा अलग, मैं अलग, क्योंकि हमारी एक समझ बनी हुई है कि हम ऐसी किताबें छापते हैं और हमको ये लगता है कि पाठक के लिए ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो कई बार होता है दबाव, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन वो आपके व्यक्तिगत उस पे है कि आप उससे कैसे डील करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि दबाव में आके कोई चीज जिससे आप सहमत नहीं है छाप देना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर आप अपने साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और अल्टीमेटली एक चीज और है इसमें, एक चीज जुड़ी हुई है कि कई लोग ये भी कहते हैं कि जी हम इसका खर्चा उठा लेंगे, आप छाप दीजिए। मुझे लगता है वो भी एक कॉम्प्रोमाइज है जो नहीं करना चाहिए, मैं अपने स्तर पे कह रही हूँ, क्योंकि उससे आपकी जो लिस्ट है, जो अल्टीमेटली पब्लिशिंग हाउस क्या है, किताबों से जाना जाता है, मेरे नाम से नहीं जाना जाएगा, वो है जो किताबें आपकी चलती हैं, जो चलेंगी मेरे जाने के बाद भी। तो कहीं जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं किताब के कंटेंट पर, किताब के विषय पर, तो आप अपने पूरे जो आपकी प्रतिष्ठा है या जो एक आपने नाम बनाया उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार के दबाव या लालच में किताब छापने से मुझे लगता है नुकसान ही होता है। और ये सच्ची बात है, मना करना आसान नहीं होता, नो कहना कई बार सबसे कठिन होता है, पर आप करते हैं। मैं तो कर देती हूँ अगर मुझे लगता है कि ये अनुचित है। वो अपनी सोच है कि उचित और अनुचित अपना एक पर्सनल निर्णय वो है। एक दायरा है जो हम तय करते हैं। जी अगला सवाल नीता जी से। नीता जी, कुछ समय पहले कोरोना आया था और कोरोना के चलते सब कुछ बंद हो गया था। हम लोगों ने किताबें खरीदनी बंद कर दी थी। ज्यादातर लोग इंटरनेट से किताबें पढ़ रहे थे या ई बुक्स पढ़ रहे थे। तो इस वजह से किताबों की बिक्री पर प्रभाव पड़ा, व्यवसाय पे प्रभाव पड़ा। अभी कोरोना चला गया है, क्या वापस किताबों की बिक्री शुरू हुई है या वो दौर, या अभी भी लोग ई बुक्स और मोबाइल पर पढ़ रहे हैं? तो व्यवसाय पे किस तरीके से इस चीज का प्रभाव है? ये इंटरेस्टिंग सवाल है पूजा जी। एक्चुअली ये पिछला साल जो है, आदिति, मीरा, मैं और हम कई सारे जो भारतीय भाषाओं के प्रकाशक हैं, हमने मिल के पिछले साल लॉकडाउन के दौरान मार्च अप्रैल में एक समूह कह दीजिए या एक बिल्कुल इनफॉर्मल एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एक शुरू किया था, जिसमें कि हमने एक वीकली जूम कॉल्स आपस में करना, जैसे हर वेंसडे सुबह 11 बजे हम सब मिलके कि अपने अपने क्षेत्र में क्या समस्याएं हो रही हैं, इस पे विचार करने का एक हमने एक सिलसिला शुरू किया था। तो वो उन जूम कॉल्स के तहत हमने कई चीज़ों पे बात की, जैसे कई भाषाओं में ये भी कठिनाइयाँ थी जो सामना उनको करना पड़ा था कि ई बुक्स फ्रंट लिस्ट में, उनकी ई बुक्स शायद कुछ 2-4 ऐसे होंगी, लेकिन बैक लिस्ट, क्योंकि जो पब्लिशर का जो मेन माने अगर आप समझें कि जैसे किसी भी पब्लिशिंग हाउस की जो मेन कमाई होती है वो उनके बैकलिस्ट से आती है, कि जो किताबें सालों साल एक आपके बेस्ट सेलर लिस्ट में चलती रहती हैं। तो कई भाषाएं जैसे असमिया हो या बांग्ला हो, उनमें कई उनके पास कई इस तरह की समस्याएं आ रही थी जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड थी। तो हमने इस पिछले साल जो हमने हमारी एक कोशिश रही है, कुछ हद तक हम कामयाब हुए, कुछ हद तक हम एटलीस्ट उन चीज़ों पे हम बात कर सके एक दूसरे के साथ, कि जो भारतीय भाषाओं के को खास तौर से लेकर जो समस्याएं हैं, पब्लिशिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको मार्केटिंग, जो सप्लाई चेन की जो कई जैसे पेपर और कई चीज़ों की हुई, प्रिंटिंग प्रेसेस बंद हो गए, इन सब चीज़ों को लेके कि आप आपकी जो गो डाउन
की जो हालत थी, अगर किताबें बिक नहीं रही तो आपके ऑब्वियसली जो गो डाउन के जो उस पे जो असर पड़ रहा है, जो आपके जो भार है आपके पब्लिशिंग हाउस पे, इन सब चीजों पे कई सारी बातें हुई। तो जो मुझे लगता है कि अब भी एक तरह से वो पूरा जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट्स नॉट फुल्ली रिकवर्ड, बट आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड अस, द डायलॉग्स दैट वी सॉ ऑनलाइन कितना ज्यादा, अदिति भी बताएंगे किस तरह से जो एक जो डिजिटल स्पेस में जो एक नया एक वो जो प्लेटफॉर्म मिला हम सबको अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का या रिप्रेजेंटेशंस करने का, हमने ये समय जो है एक तरह से गवाया नहीं। हमने कोशिश की कि इस समय में भी हम कुछ नया सीखें, कुछ अपनी जो त्रुटियां हैं या जो कमियां हैं उनको माने पूरा करें, अपनी जो स्किल्स जो गैप्स हैं उनको हम एक तरह से एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ मिलाने की कोशिश करें। तो सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हद तक हमने एक समझ हम हासिल कर पाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस किस क्षेत्र में हमें अभी और काम करना है। सो आई थिंक दैट हैज गिवन अस you know stepping back and revisiting the problems and trying to get to the next stage together. अदिति जी, ई बुक्स, किंडल, इन सब ने किताबों की बिक्री पे जरूर प्रभाव डाला होगा, और अभी लेटेस्ट स्टोरी टेल यानी कि किताबों को सुनना, ये एक नया चलन चल पड़ा है। तो क्या आप भी इस स्टोरी टेल या किताबों को सुनाए जाने का इस प्रक्रिया में आप भी प्रकाशक के तौर पे शामिल होती है, या इस चीज को किस नजरिए से देखती है? देखिए नहीं, आई थिंक भारतीय नहीं प्लीज नीता जी, हाँ जी जी नो सॉरी अदिति, गो अहेड। अच्छा, गो अहेड। ओके। दरअसल डिजिटाइजेशन 2009-10 में हिंदी प्रकाशन में ज्यादा तीव्रता से आया, और वहां से 2012 में Amazon.in यानी Amazon की इंडिया शॉप शुरू हुई, और 2008 में फ्लिपकार्ट ने किताबों की बिक्री शुरू कर दी थी। तो ये वो समय था जब हमने सबसे पहली बार एक्सेल शीट्स बनानी शुरू की, और हमें ये समझ आया कि एक्सेल शीट में ट्रेडिशनल इंडियन फॉन्ट्स नहीं लगते हैं, उसके लिए कोई नया फॉन्ट होता है जिसको यूनिकोड कहा जाता है। यूनिकोड के टाइपिस्ट नहीं थे यहाँ पर, तो दरियागंज में यूनिकोड के टाइपिस्ट ढूंढना मुश्किल हो गया था। उस समय QWERTY कीबोर्ड्स नहीं थे मोबाइल फोन में कि आप लिखे KAHIN और वो कहीं लिखकर आपको दिखा दे। सो वी हैव come a long way from that generation of tech handicaps, जहां पर ये समझना कि दरअसल मेटा डेटा शीट होती क्या है, टू दिस मोमेंट जहां पर हम अब ऑडिबल और किंडल और ऑडिबल सुनो और स्टोरी टेल से नेगोशिएट कर रहे हैं कि विच वन गिव्स अ बेटर डील फॉर अ सर्टेन बुक। तो हालांकि जब 2008-10 में ये डिजिटाइजेशन आ रहा था, तो ये बहुत बड़ा डिबेट का इशू था कि अब ई बुक्स आ जाएंगी तो ट्रेडिशनल प्रिंटेड किताबों का क्या होगा। बट वी हैव ऑल लर्न थ्रू एक्सपीरियंस कि ऑनलाइन reading has not been a part of Indian subcontinent so far, has not been a active part of the Indian subcontinent. माने इतना कि बॉटम लाइंस को कंट्रीब्यूशन अगर मैं पूरे ग्रुप की सेल्स का देखूं तो बहुत ही मिनिमल है ई बुक्स का स्पेशली। ऑफ कोर्स ऑडिबल बुक्स आर पिकिंग अप, दैट्स आल्सो बिकॉज मल्टीनेशनल्स आर इन्वेस्टिंग इन इट। अभी भी भारतीय एंटरप्राइजेस या भारतीय होम ग्रोन प्लेटफॉर्म्स अगर मैं कहूँ तो वो अभी भी उतना ज्यादा एग्रेसिवली compete करने में प्रॉब्लम आ रही है उनको compared to what Storytel and Suno is doing, which is an Amazon enterprise. तो आज भी हम बेसिक फॉन्ट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जहां कोरेल, इनडिजाइन, फोटोशॉप, ये जो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं और जो कंप्यूटर के हम बेसिक फीचर्स देखते हैं वो हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रकाशकों के लिए सिर्फ एडवांस टाइपराइटर्स ही हैं आज भी, क्योंकि एक ही प्रकार की सर्टेन फॉन्ट फैमिली के साथ ये सॉफ्टवेयर कंपैटिबल होते हैं।
और अगर आप इन सॉफ्टवेयर में अपनी फाइल प्रोसेस करके ई बुक कन्वर्ट करना चाहें तो वो अधिकांश जो प्लेटफॉर्म्स ई बुक होस्ट कर रहे हैं वो उस पर फेल कर जाती हैं, क्योंकि उनके क्राइटेरिया बिल्कुल अलग हैं और जिस क्राइटेरिया में अधिकांश किताबें बन रही हैं ट्रेड में वो बिल्कुल अलग हैं। तो वो कंपैटिबिलिटी बिठाने में मुझे तो लगता है एक पीढ़ी खप जाएगी। तो जहां पर हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, जहां पर हम एक बहुत बड़े प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आनी चाहिए, वहां बहुत जरूरी है सरकार को इस बात पे ध्यान देना कि इन प्लेटफॉर्म्स का भारतीय भाषाओं के साथ संप्रेषण इतना इमरजेंसी पे मतलब एसओएस बेसिस पे चाहिए कि वी रियली नीड सम फंड्स एंड आर&डी ऑन दिस ग्राउंड। तो अगर लॉकडाउन में अगर बात कहूँ तो जैसे कि नीता जी ने कहा कि पब्लिशर्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें सारे पब्लिशर्स बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पा रहे थे और बेसिकली एक एहसास था कि हम अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं और हमारी सबकी समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। वो भी बहुत बड़ा संबल रहा सबको। इसके अलावा वाणी डिजिटल हमने 23 मार्च को शुरू किया था, जो एक पूरा डिजिटल प्रोग्राम किस तरीके से मार्केटिंग का हम शुरू करना चाहते थे और आज वो काफी प्रोफाउंड हो गया इन द सेंस कि इट हैज द रीच इज ओवर 9.8 मिलियन टुडे ऑफ द एंटायर वाणी डिजिटल प्रोग्राम। तो पूरी दुनिया से पाठक श्रोता हिंदी के जुड़ गए और वो आउटरीच प्रोग्राम समहाउ द टीम वर्कड रियली हार्ड एंड वी आर देयर। लेकिन पूजा जी एक बात है कि अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो वो गोल्डन पीरियड हमें जो मिलना था कि जहाँ पे सबका अटेंशन डिजिटल पे था वो अब खत्म हो गया। सो वी although we are recording and we are now still connected digitally, but I feel the rigor will be back on the offline market in the coming months, and digital will again, of course it's gone the momentum. The coming times will be the quantum times, but overall the market will shift back to the offline sector. That's what I feel. आप म्यूट पे हैं। जी, चूंकि हमारे पास समय कम है और समय ये तेजी से भाग भी रहा है और हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, कुछ लेखक भी सुन रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो भावी लेखक के रूप में आपके साथ जुड़ना चाहें, कोई अपनी पुस्तक प्रकाशित करवाना चाहें, तो क्या चयन के क्या आधार होते हैं, क्या माध्यम है कि आप जिस आधार पे बुक को एक प्रोसेस किया जाए? पहले मीरा जी आप बताइए कि क्या एक लेखक के क्या मापदंड होते हैं? देखिए, हर किताब एक अलग विषय से डील करती है, एक अलग किस्म से लिखी जाती है, एक अलग नजरिए से। जी, तो कोई ऐसा पब्लिकली डिफाइंड हमारा फ्रेमवर्क नहीं है कि इस मुद्दों पे वो खरी उतरनी चाहिए। हाँ, ये तो कहना है ही कि भाई भाषा सशक्त हो, प्रभावपूर्ण हो, लेकिन उसके बाद पूरी पांडुलिपि पढ़े बगैर नहीं कहा जा सकता कि क्या हमारे हिसाब से वो छापने लायक है कि नहीं। तो कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि कह दें कि ये 10 बुलेट पॉइंट्स मीट करने चाहिए, इस विषय पे हो, इतने शब्दों की हो, उसमें ये कैरेक्टर्स हो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई फॉर्मूला नहीं है कि जी आप किताब ऐसे लिखें, क्योंकि अगर वो ऐसा मापदंड हो तो फिर तो क्रिएटिविटी कहाँ रहेगी, फिर नई चीजें कैसे आएंगी। तो कोई ऐसा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपके पास है कुछ तो आप पूरी पांडुलिपि मेल कीजिए, पढ़ने के बाद आपको बताएंगे कि हमारी राय क्या है, कि क्या हम इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। पर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जो बता सकें कि जी ये चीजें आप करेंगे तो किताब छापने लायक हो जाएगी। हाँ, जरूर ये है कि आप किसी लिखी हुई किताब का कॉपी मत कीजिए, उसकी स्टोरी मत कॉपी कीजिए। वो चाहे बड़ी बेसिक चीज है, पर वो भी स्पष्ट है कि कई बार लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं। अदिति आप बताएं कि एक किताब को छपने का क्या प्रोसेस रहता है, वो पाठकों के दुलार के लिए आपसे संवरते हुए कैसे पहुंचनी चाहिए? पूजा जी, दरअसल एक बहुत बड़ी खाई नजर आई पिछले कुछ सालों में पाठकों और प्रकाशकों के बीच में।
और वो खाई जो है हर दशक के साथ ना गहरी और काली होती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि पाठकों को या जो संभावित लेखक हैं उनको ये लगता है कि प्रकाशक तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उनको ये भी लगता है कि प्रकाशक सिर्फ बड़े स्थापित नाम ही प्रकाशित करना चाहते हैं और उसके अलावा वो रिस्क नहीं लेना चाहते। जबकि ये दोनों ही जो संभ्रांतियां फैली हुई हैं, ये जो धारणाएं बनी हुई हैं, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर हर बार करने की कोशिश करती हूँ, आज भी कर रही हूँ। वो ये कि हर प्रकाशन, चाहे मीरा जी का हो, चाहे नीता जी का हो, चाहे हमारा हो, हर प्रकाशन हर समय अच्छी पांडुलिपि की खोज में रहता है। और युवा होना या वरिष्ठ होना ये एक बहुत ही माइनर पॉइंट है। अगर आप लेखनी के उस्ताद हैं, अगर आपकी पांडुलिपि में दम है, तो किसी भी तरह प्रकाशक तो आपके पीछे पड़ के भाग के आपकी पांडुलिपि लेंगे। दूसरी बात ये कि सबको ये लगता है कि प्रकाशनों तक पहुंचे कैसे। तो इसमें दो थ्योरीज हैं, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्टली लिख दें प्रकाशन को और एक कवरिंग नोट के साथ, और उसके बाद आप वेट कीजिए जवाब का। एक थ्योरी जो मुझे जयपुर बुकमार्क में एक लंदन की बहुत बड़ी लिटरेरी एजेंट हैं, नेस्बीट, I think Neeta ji would recognize this conversation I'm referring to. She said कि वो कोई भी पांडुलिपि बिना 2 टेस्टिमोनियल्स के खुलती ही नहीं है। जब तक किसी 2 बड़े स्थापित लेखकों से या रिव्यूअर से टेस्टिमोनियल्स उस पांडुलिपि के साथ नहीं होते, वो उसको जांचती ही नहीं। तो स्कूल ऑफ थॉट ये भी है। तो ये जो दोनों तरीकों से, मुझे तो लगता है आज हिंदी के सारे प्रकाशन इन दोनों तरीकों से नए लेखकों को ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट वाणी में युवा लेखकों को प्रकाशित करने की पद्धति पुरानी है, 80 के दशक से चली आ रही है। और आप तो युवा वाणी का पूरा इम्प्रिंट ही बन गया है, जिसमें वो फर्स्ट बुक क्लब ही है एक तरीके से। तो अगर आप लिख रहे हैं अच्छा, तो अच्छे से उसको प्रेजेंट कीजिए और प्रकाशक तो आपके पीछे भागे भागे आएंगे, चप्पल भी नहीं पहनेंगे अगर बहुत अच्छी किताब। नीता जी, आप बताएं कि किसी बुक का अनुवाद करने में क्या रहता है? क्या कोई किताब जो बहुत फेमस है उस बुक को आप चयन करती हैं अनुवाद के लिए, या पाठकों की कोई डिमांड रहती है? आप बताएं कि क्या रहता है अनुवाद, ट्रांसलेशन मैं का एक्चुअली इस पे भी कहना चाह रही थी कि जो हाँ, मैं इस पे भी कहना चाह रही थी, जो नई पांडुलिपियां, कई बार हमारे पास भी काफी सारी वो अनसॉलिसिटेड मैन्युस्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, ईमेल द्वारा हमारे पास भी आ जाती हैं। मुझे जो लगता है, और मैं सिंस यू मेंशन राइटर्स एंड टू एड्रेस राइटर्स in the audience or people who might be listening, I think it's very important for them to also get कि एक, जैसे अदिति ने भी कहा कि to get a kind of a feedback, या तो work with writing programs में भाग लें, या कहीं भी लेखकों या उनके अपने ग्रुप्स में अगर रीडिंग उसमें या ओपन माइक सेशन या जहाँ भी वो कुछ एक फीडबैक ले सकें अपने राइटिंग में। क्योंकि एक of course it's a very emotional and very it's a lonely task to write a book. आप लेकिन एक बार आप किताब खत्म कर चुके हैं, आपको फिर एक लेवल, एक फिल्टर चाहिए, and you need to have that objective filter to see whether that content is एक तो relevant, क्योंकि आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमें चाहिए ऐसा कंटेंट जो बिल्कुल ही एक रेलेवेंस उसकी, जो न्यू नॉर्मल और कई चीजें जिसमें अब वो उसमें लागू हो जाएंगी। तो आई थिंक व्हाट वी नीड टू मेक श्योर इज एंड मे बी व्हाट वी नीड फॉर लैंग्वेज पब्लिशिंग एज वेल is to have literary agents somewhere filtering the cutting edge new writing. I know लिटरेरी एजेंट्स के साथ काम करने में फिर और समस्याएं हैं, ये सारी चीजें जिनके ऊपर हम विषय पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक फिल्टरिंग, एक की कोई जिसकी समझ हो, जिसको एक अंदाजा हो कि किताबें किस तरह का कंटेंट मार्केट में चाहिए या क्या लोगों को पढ़ना चाहिए, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो। नॉन फिक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है कि एक अच्छा कंटेंट हम पाठकों तक ला सकें। और मुझे लगता है भूमिका है जो
लिटरेरी एजेंट हम उसका फायदा उठा सकते हैं. सो आई थिंक एट सम पॉइंट दैट इज समथिंग वी शुड बी लुकिंग एट. जहाँ तक ट्रांसलेशंस का है, ऑफ कोर्स ट्रांसलेशन इज अ सेकेंडरी काइंड ऑफ दिस थिंग. ऑब्वियसली इट्स अ वैलिडेशन कि जो लिखा गया है वो इतना खूबसूरत है कि उसको किसी और भाषा में लाना जरूरी है, या अगर नॉन फिक्शन है तो यू नो ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स ये जरूरी हो जाता है कि आप कंटेंट को अन्य भाषाओं में लाएं. तो जहाँ तक हमारा जो है वो ऑफ कोर्स इट्स मोर टू डू विद द लिटरेरी एस्पेक्ट्स, क्योंकि हम लोग ज्यादातर फिक्शन ही ट्रांसलेट करते हैं. तो यही सारे जो आपके जो मापदंड ओरिजिनल फिक्शन के लिए होते हैं, वही हमारे भी ट्रांसलेशन के पर्सपेक्टिव से हम भी वही चीजें ज्यादातर ढूंढते हैं. एंड आई थिंक इन जनरल it is interesting, it's wonderful actually to be working with content, with new content, bringing it to different languages. और जो as an editor, क्योंकि मेरा रोल ज्यादातर as an editor ही रहता है, मुझे जो इतना कुछ सीखने को मिला है इतने सालों में ट्रांसलेटर्स के साथ काम करके, ऑथर्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन हमें करना पड़ता है कि जो ट्रांसलेटर ने जिस तरह से आपकी बात कही है और ऑथर जिस तरह से उसको कभी कभी यू नो उनको लगता है कि ये सही नहीं हुआ या मेरी बात सही नहीं कही गई, तो वो जो एक टसल रहता है दोनों के बीच. सो आई थिंक इट्स फॉर अस. तभी मैं फील्ड में हुई क्योंकि मुझे उसी में मजा आता है कि शब्दों को किस तरह से हम एक गेंद की तरह एक खेलते हैं और उसमें मजा लेते हैं और एक भाषा से दूसरी भाषा तक एक हम पहुंचा पाते हैं. उसमें सबसे ज्यादा मजा उसी में आता है. ये सेशन इतना इंटरेस्टिंग है, इतनी सारी बातें हैं करने को, लेकिन समय की जो कमी है वो हमें यहीं पर रोक देती है. चलते चलते आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, और इस उम्मीद के साथ कि हम महिलाएं सिर्फ एक दिन ही सेलिब्रेट ना करें बल्कि हर दिन हमारा हो, हर दिन हम सेलिब्रेट करें. इसी मंशा के साथ आज के सत्र की समाप्ति, और तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. Thank you.